चर्चा विचित्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा इस बात को लेकर करने जा रहे हैं कि जब जननायक का निर्माण होता है तो उसके पीछे कौन कौन से वो लोग होते हैं जो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आज से ठीक 12 साल पहले 13 सितंबर 2013। महीना यही था, लेकिन तारीख इतिहास में ऐसा रच गई जो न भूतो न भविष्यति, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी बात को स्वीकार करते हैं। और उस दिन अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी ही होंगे हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। इसकी घोषणा करने के लिए जब राजनाथ सिंह खुद सामने आए तो उसके बाद एक अलग सा जोश, जुनून और जज्बा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर देखा गया। क्या थी वो कहानी? और अब हिंदुस्तान जब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, रक्षा क्षेत्र में नए नए आयाम वो गढ़ रहा है, ऐसे में रक्षा मंत्री अपनी जुबानी ये तमाम कहानी कैसे सुनाएंगे? बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं रक्षा मंत्री जी आप? बस फर्स्ट क्लास। हम सितंबर के महीने में ये इंटरव्यू कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो गए, और वो सितंबर जब आपने अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम का अनाउंसमेंट किया था। मैंने अनाउंसमेंट नहीं किया था, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया था। हाँ, अनाउंसमेंट चूंकि पार्टी का अध्यक्ष था मैंने किया। तो जो अध्यक्ष होता है जब वो इतने पावरफुल, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने चाहिए, यह फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया था। हाँ, अध्यक्ष मैं था। उसका थोड़ा किस्सा आप सुनाएंगे? प्रधानमंत्री के 75 साल की इस पूरी जर्नी को हम समेट रहे हैं, तो आपका अपना खुद का अनुभव उनके साथ क्या कहलाता है? मैं इतना कह सकता हूं कि मोदी जी को जितना मैंने समझा है वो विलक्षण व्यक्तित्व के धनी है, और कठिन से कठिन परिस्थितियों में उन्हें कभी घबराते हुए मैंने नहीं देखा है। चाहे जितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, वह उस चुनौती का मुकाबला करने की एक अद्भुत परमात्मा ने उनके अंदर शक्ति दे रखी है। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकालना, यह उससे लगता है कि उनके बाएं हाथ का खेल है। तो ये जो प्रतिभा थी ये आपने पहले ही भांप ली थी, क्योंकि एक कहानी मुझे पता चली है संसदीय बोर्ड की उस बैठक के पहले जब आप अमेरिका गए थे, उस समय वहां पर किसी ने आपसे सवाल किया था कि नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, अब तो भारत तरक्की नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, उनको गोवा में इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन घोषित किया जा चुका था। उसके एक महीने के बाद जुलाई के महीने में मैं अमेरिका गया था। तो अमेरिका के कुछ सीनेट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने मुझे लंच दिया था, फिर कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने मुझे डिनर दिया था। उसमें स्वाभाविक रूप से भारत की पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा हो रही थी, और जो उनको इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन जो घोषित किया गया था उसकी भी चर्चा स्वाभाविक रूप से वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने की। उसमें एक सज्जन ये बोल गए, नाउ सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज ओवर। अच्छा। तो मैंने चटपट उसका जवाब दिया था, नो इट इज़ नॉट सो। सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया वॉज वेटिंग द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। ये बात आपने जुलाई 2013 में अमेरिका में कही थी। अमेरिका में ही मैंने। तो फिर सज्जन साहब का जवाब क्या आया? उनका जवाब क्या उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऐसे किया उन्होंने बस कि आप ये क्या कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद माँ सरस्वती ने मेरी जुबान से जो बात निकाली थी, आपने देखा कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पूरी तरह से सच साबित हुई है। सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में मोदी जी के आने के बाद भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि कुछ बोलता है तो उस भारत की बातों को सारी दुनिया बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुनती है। बिल्कुल। अब ये सभी लोग स्वीकार करते हैं। इकॉनमी का जहाँ तक प्रश्न है, आपने स्वयं ही कहा कि आज हम इकॉनमी की साइज़ के मामले में दुनिया के 4 देशों में आकर हम भी खड़े हो गए हैं, जो कि पहले 11वें स्थान पर खड़े थे दुनिया के देशों में। और अब सभी इस बात को, बड़ी बड़ी फर्म्स, इंटरनेशनल फर्म्स इस सच्चाई को स्वीकार करती हैं कि आगामी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर ही भारत की इकॉनमी की साइज दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आ जाएगी। और 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया तो उन्होंने जिक्र भी इस बात का किया था कि मैं ही आपको सुनाऊंगा कि हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं इसी लाल किले की प्राचीर से। जब मैंने आपकी जिंदगी को और नरेंद्र मोदी की जिंदगी को आपस में देखती हूँ तो बहुत सारी सिमिलर समानताएं भी दिखाई देती हैं। आप भी आरएसएस में रहे, वो खुद आरएसएस में रहे कम उम्र में। हालांकि वो पहली बार विधानसभा चुनाव तब लड़ते हैं जब उनको यहाँ से मुख्यमंत्री बनाकर भेजा जाता है गुजरात। लेकिन उसके पहले संगठन का काम वो कर रहे थे, और उनके अंदर अद्भुत सांगठनिक कुशलता थी। लोगों की जोड़ने की अद्भुत कला थी उनके पास,
और जब कभी भी वो लोगों से बातचीत करते थे, सहज रूप से उनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित उस समय भी होते थे। आपको याद है कि पहली बार नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात कब हुई थी? पहली बार उनको जो मैंने देखा था, जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो यात्रा चल रही थी, एकता यात्रा, तो उस समय मैं संभवतः युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष था शायद, तो झांसी में मैंने पहली बार उनको देखा था। अच्छा, कोई बातचीत कुछ ऐसा कुछ भी नहीं? कोई खास उस समय कोई बातचीत नहीं। हाँ। उस समय आपकी बीजेपी खुद भी नई पार्टी थी, 80 में उसका गठन हाँ, हुआ, और 1991 के आसपास की बात है। लेकिन उसके बाद भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब भी बैठक होती थी, उन बैठकों में मैं देखता था कि विभिन्न विषयों पर जिस प्रभावी तरीके से वो अपने विचार व्यक्त करते थे, तो कोई भी व्यक्ति सहज रूप से उससे प्रभावित हो सकता था और बहुत तर्कसंगत तरीके से अपने विचार व्यक्त करते थे। ठीक है। हाँ। उस एकता यात्रा और हर विचार में उनके कंटेंट्स होते थे कुछ। हाँ, एकता यात्रा के कुछ और पन्नों को मैं पलटूंगी, लेकिन उसके पहले आ जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, क्योंकि वो ऑन है और अभी भी उसकी चर्चा हर तरफ की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप लोग आगे कैसे बढ़े? क्योंकि जिस दिन 6 मई को जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया था, उसके ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे ही एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव में थे और उन्होंने सिंधु जल समझौते को लेकर कोई बात नहीं कही थी, लेकिन उनकी ओर से साफ साफ कहा गया था खून पानी एक साथ नहीं बह सकता। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर कभी एहसास नहीं था कि अगले ही दिन इतना बड़ा कुछ होने जा रहा है, और वो आधी रात को ही हो गया कुछ ही घंटों के बाद। कैसे ये पूरी प्लानिंग तैयार हुई? ऑपरेशन सिंदूर इतना सक्सेसफुल कैसे? 22 अप्रैल की घटना के बाद जो पहलगाम में हमला हुआ था आतंकवादी, उसके बाद 24 अप्रैल को उनके साथ हम लोग बैठे थे। उसके पहले तो हमारी बातचीत अपना जितने सर्विसेज के चीफ्स थे, NSA थे, इन सब सारे लोगों से हुई थी। उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे। प्रधानमंत्री जी ने सारी स्थिति का जायजा लिया, सबके विचार सुने, और विचार सुनने के बाद उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि आप जो भी करना चाहते हैं आपको पूरी आज़ादी है, आप फ्री हैंड, आप सबको फ्री हैंड है। लेकिन यहीं पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स ने भी ये कहा कि हम ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने इसके पहले की भी कुछ कहानियाँ सुनी हैं, यह स्थिति नहीं थी जो इस समय थी। कैसी कहानी? मैंने कहानियाँ यह इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, ये हमको यह मिल जाए, वह मिल जाए, संसाधन नहीं है, यह नहीं कहा। हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स ने यही कहा कि हम पूरी तरह से ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब भी 1971 और मोदी जी ने साफ साफ कहा कि मेरी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे भी ऑपरेशन आप करना चाहते हैं तो ऑपरेशन करिए। लेकिन वो एक ऐसा दौर था, मन में इस बात का डर भी क्या आप लोगों को था? क्योंकि दूसरे देश के भीतर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को तबाह करना है। कोई डर नहीं था। इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? आप कह रहे कोई डर नहीं था। अब आत्मविश्वास ये तो कुछ नेचुरल होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। और मैं समझता हूँ मोदी जी के अंदर ये आत्मविश्वास तो एकदम बिल्कुल उससे लबरेज हैं, भरे हुए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर जब कामयाब हो गया, उसके बाद जब खबरें सामने आने लगी, फिर आप लोगों की अगले दिन जाकर मुलाकात होती है, बैठकों का दौर शुरू हो जाता है, तो फिर उस समय का उनका रिएक्शन क्या था? मैं बिल्कुल सबने बधाई दी। हमारे जितने भी सर्विसेज के चीफ्स थे, सेना के जवानों को बधाई दी सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए। आप रक्षा मंत्री हैं देश के, तो फिर उधर से इस बात को लेकर तैयारी भी करनी पड़ी होगी कि पाकिस्तान यकीनन जो कार्रवाई हुई है उसकी प्रतिक्रिया के तहत वो भारत पर भी इस तरह से आक्रमण करेगा। आपने तो देखा कि उसने आक्रमण किया और उसका तुरंत हम लोगों ने जवाब दिया। भारत हर तरीके से तैयार था। भारत हर तरीके से तैयार था, भारत हर तरीके से तैयार है और भारत हर तरीके से तैयार रहेगा। तो रक्षा मंत्री के और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। ये एक पाज है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश के भीतर राजनीति बहुत होती है और प्रधानमंत्री मोदी को भी घेरा जाता है, आपको भी घेरा जाता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ उसके पहले जब कभी भी दुनिया के किसी भी देश से कोई युद्ध हुआ हो, माने सामान्यतः पाकिस्तान और चाइना, तो पाकिस्तान के साथ जब भी युद्ध हुआ है तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे हों, तभी उन्होंने सरकार का कभी विरोध नहीं किया है, कभी उन्हें प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े किए हैं कि सरकार ने यह नहीं किया, वह नहीं किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज यह सब सारे सवाल इस प्रकार के किए जाते हैं, नहीं होना चाहिए। तो क्या बीजेपी चूंकि इतनी ज़्यादा ताकतवर हो गई है कि विरोधी दलों को समझ में नहीं आता कि बीजेपी को अगर किसी मुद्दे पर घेरा जाए तो कैसे घेरा जाए? मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी समझ में आए हर चीज।
और ऐसे मुद्दों पर पूरा देश एकजुट रहना चाहिए। बिल्कुल। और सारे विश्व को यही संदेश जाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।